नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आप लोग ब्राजील की जो स्थिति है उससे वाकिफ होंगे। ब्राजील के अंदर अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। फ्लड वहां पर बहुत भयंकर आ चुकी है। लगभग सैकड़ों लोग, मतलब 100 लोगों की वहां पर जान जा चुकी है और हजारों लोग वहां पर बेघर हो चुके हैं। लेकिन आखिरकार ब्राजील के अंदर पिछले साल भी ये फ्लड के हालात बने थे। इस बार वापस से बाढ़ आई है, लेकिन ये बाढ़ के हालात दुबई के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर आखिरकार बन क्यों रहे हैं? रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो यही है जो कि आप लोग सभी जानते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। ये एक मेन रीजन है। लेकिन क्या हम लोग इसी एक रीजन को पकड़कर हर किसी बाढ़ को, फ्लड को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। आज यही स्थिति है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के कारण ही ये तमाम जो स्थितियां हैं इनसे आज अवगत हो रहे हैं। आज उन्हीं कंडीशंस में से एक बहुत बुरी कंडीशन है और वो है ब्राजील की। तो ब्राजील के एक शहर के अंदर बहुत जबरदस्त बाढ़ जो है वो आ रही है। आखिरकार हम लोग रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि इंडोनेशिया के अंदर हाल ही कुछ समय के पहले जो है वो बाढ़ आना शुरू हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है उनके मरने की खबर जो है आई थी। दुबई के हालात से आप लोग ऑलरेडी जो है वो वाकिफ होंगे। वहां पर जो कारें हैं, मतलब दुबई जो है वो अपने शहजादों के लिए जाना जाता है और उनकी गाड़ियां जो है वो पानी के ऊपर तैर रही थी, क्योंकि वहां पर भी बाढ़ के हालात बन चुके थे। स्थितियां तब ज्यादा बिगड़ गई जब दुबई ने वहां पर पानी के बहने के लिए नालियां तक नहीं बनाई हैं, क्योंकि दुबई ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे यहां पर जब बारिश आएगी तो मैं यहां पर उसका इंतजामात करके रखूं, मैनेज करके रखूं। उसने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि मेरे यहां पर, हमारे यहां पर बारिश आ सकती है। इसलिए दुबई के अंदर जितने भी शेख थे उन्होंने वहां पर ड्रेनेज सिस्टम को अडॉप्ट ही नहीं किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि जैसे ही वहां पर बारिश हुई है उसके बाद में वो पानी को निकलने के लिए जगह ही वहां पर नहीं मिल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बाढ़ क्यों आ रही है। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। वेबसाइट हमारी लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट के ऊपर जाकर आप इस कोर्स को परचेज कीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को शेड्यूल्ड जो है वो कोर्स मिलेगा, पीडीएफ साथ में मिलेगी। मैंने 75 टेक्निक्स यहां पर बताई हैं कि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर कैसे रह सकते हैं। साथ में 75 रियल स्टोरीज को कवर किया है, ताकि कम से कम आप लोग उनसे सीख पाए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा समय जो है वो इसके ऊपर बिताया है और खोया है इस चीज को। तो चैलेंज कूपन कोड यूज करके या फिर स्टडी ग्लोव्स जो कूपन कोड है इसको यूज करके आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर इसको अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। सबसे पहले देखते हैं कि लगभग ये मान के चलिए कि 1 लाख लोग जो है उनको डिस्प्लेस किया गया है, उनके घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। 100 लोगों की यहां पर मृत्यु हो चुकी है, मर चुके हैं। फ्लड जो है वो काफी भयानक है ब्राजील के अंदर। और रियो ग्रांडे डी सॉल यहां पर एक शहर भी है और रियो ग्रांडे एक नदी का नाम भी है। देखिए, रियो ग्रांडे से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यूएसए के अंदर जो ग्रेट लैक्स है उसको जोड़ने वाली जो नदी है वो भी रियो ग्रांडे ही है। लेकिन यहां पर एक शहर भी है जो कि एक रिवर के नाम पर इस शहर का नाम जो है वो पड़ा हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये बेसिकली ब्राजील के अंदर कहां पर बहती है। करंट स्टेटस ये है कि 1.45 मिलियन लोग जो है वो इससे अफेक्टेड हुए हैं और इसके साथ में लगभग 2 लाख लोग जो है उनके घरों को डिस्प्लेस किया गया है, उनकी जगह चेंज करवाई गई है और काफी परेशानी के अंदर वो हैं। हम लोग डायरेक्ट रीजंस पे आएंगे कि आखिरकार ब्राजील के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि वहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पहले देख लीजिए आप लोग कि किस तरीके से वहां पर बाढ़ जो है वो आ चुकी है। घर, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इस घर को पॉइंट आउट करें तो लगभग छत ही दिखाई दे रही है और बाकी की पूरा का पूरा जो है वो डूब चुका है। यहां पर देखिए, यानी कि छतें हमको दिखाई दे रही हैं, पूरे घर जो है वो डूब चुके हैं। इस स्थिति को देखिए, लोग जो है वो छतों के ऊपर बैठे हैं और नीचे जो है वो पानी भरा हुआ है। स्थिति देखिए आप लोग, बड़ी हेलीकॉप्टर से जो है उनको ऊपर पुल अप किया जा रहा है और बाहर निकाला जा रहा है। नाव का यूज करके, बोट का यूज करके अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए वो विवश हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक देखिए मानव का और एक पशु का प्रेम भी जो है यहां पर है कि एक जानवर को जो है बचाने के लिए उसका जो मालिक है वो पानी के अंदर कूद आया है। बुजुर्ग जो है उनकी भी सहायता की जा रही है। लेकिन बाढ़ के हालात क्यों बने हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ डिटेक्ट करता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्राजील का एरिया है जो कि भूमध्य रेखा, मतलब इक्वेटर जो है उसके नजदीक है। उसके बाद में आप लोग देखिए कि इंडोनेशिया के अंदर हाल ही के अंदर बाढ़ आई और दुबई के अंदर अभी बाढ़ के हालात बने ही हुए हैं। तो यहां पर 2 जो लोकेशन है, एक तो इंडोनेशिया की है और एक यहां पर ब्राजील की है। दोनों जगह पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इसके लिए जो रीजन रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? अल नीनो का है। अल नीनो का रीजन इसके लिए बताया जा रहा है। और अल नीनो जो इक्वेटर लाइन है
उसको बहुत इफेक्ट करती है, उसके लोकेशंस को इफेक्ट करती है। इस ब्राजील के मैप को आप लोग देखिए, ब्राजील के मैप के अंदर जब आप लोग साउथ ब्राजील के अंदर चलेंगे तो साउथ ब्राजील में चलने के बाद एक छोटा सा वहां पर स्टेट है, स्टेट ऑफ रियो ग्रांडे डी सॉल। नाम देखिए स्टेट का क्या है, रियो ग्रांडे डी सॉल जो है वो एक स्टेट है और वहां पर एक रिवर जो है वो बहती है। देखिए वैसे तो आप लोगों को रिवर जो है वो इसमें नजर नहीं आएगी, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आप लोगों को दिखाई देता हूं। यहां पर बिल्कुल साउथ के अंदर, साउथ में काफी सारे रिवर्स हैं और रिवर के अंदर यहां पर एक रिवर है बनी हुई है। अच्छा इस वाले मैप में देखिए आप लोग, यहां पर थोड़ा सा साफ जो है वो नजर आएगा आपको। यहां पर देखिए ये जो नदी आप लोग को दिखाई दे रही है ये है ग्रांडे रिवर। ये इसी रिवर के अंदर यानी कि साउथ जो ब्राजील है इसी रिवर के अंदर अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इसी के कारण बहुत सारे लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड हुए हैं। इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को ग्लोबल विंड्स जो है वो समझना पड़ेगा। अच्छा विंड्स जो होती हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एक तो ग्लोबल विंड्स की जो कि पूरे विश्व के अंदर एक जैसी बहती हैं, एक जैसी फ्लो करती हैं, वो होती है ग्लोबल विंड्स। फिर होती है वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज जो है यहां पर आप लोग देख रहे हैं बीच में जो बहती है ये वेस्टर्लीज है। इसके बाद में लोकल विंड्स भी होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि राजस्थान के अंदर लू एक जो है वो एक स्थानीय पवन है, मतलब लोकल विंड्स है। तो पूरे विंड्स को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्लोबल विंड्स हैं, वेस्टर्लीज है और लोकल विंड्स हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबल विंड्स के बारे में। ग्लोबल विंड्स को भी हम लोग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है ट्रेड विंड्स, फिर होती है वेस्टर्लीज होती है, फिर एक पोलार विंड्स होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाकर इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूं। मान लीजिए कि एक ग्लोब है, ग्लोब के अंदर ये इक्वेटर लाइन है। अगर मुझे ट्रेड विंड्स बनानी है तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री पर और यहां पर भी मैं 23.5 डिग्री पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ करूंगा। ठीक है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न और लाइन ऑफ कैंसर। यहां पर अगर मैं कुछ लाइंस जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं और यहां पर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। तो आप लोग देखिए कि दोनों तरफ अगर मैंने एरो लगा दिए हैं तो ये ट्रेड विंड्स के सिंबल बन चुके हैं। ये बन चुके हैं क्या, ट्रेड विंड्स के सिंबल बन चुके हैं। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग ये बताइए कि इक्वेटर जो लाइन है इसके नजदीक जो ट्रेड विंड है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां पर डायरेक्शन का एक प्लस जो है वो सिंबल लगाएंगे। ये आपकी नॉर्थ साइड है, ये ईस्टर्न है, ये आपका साउथ है और ये क्या है, वेस्टर्न है। तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो किसकी है, ट्रेड विंड्स की है, नियर टू इक्वेटर। समझ में आ रहा आप लोगों को। वैसे ही नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर अगर मान लीजिए कि इसकी डायरेक्शन हम लोग देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है, मतलब इसकी डायरेक्शन ये है। अब ये ट्रेड विंड्स क्या होती है, जैसे ही इक्वेटर लाइन के नजदीक आती हैं तो वहां पर टेम्परेचर काफी हाई है और टेम्परेचर हाई होने के कारण वो काफी ऊपर उठ जाती हैं। आप लोग ये मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी स्थान पर किसी भी जगह पर बहुत गर्म जो है, बहुत गर्म हवा बह रही है। अगर आपने वहां पे थोड़ा सा पानी छिड़का तो पानी जो है वाष्प बनकर वेपराइज होकर ऊपर की तरफ उठ जाता है। वैसी कंडीशन यहां पर है कि जैसे ही ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो नजदीक आती है इक्वेटर लाइन के, तो लाइन के नजदीक आने से पहले ही 5 डिग्री पहले ही, 5 डिग्री पहले ही वो हवा के अंदर ऊपर की तरफ जो है वो उड़ जाती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बीच का जो एरिया यहां पर खाली रहता है इसको हम लोग कहते हैं डोल्ड्रम। आप लोग जानते होंगे डोल्ड्रम के बारे में, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 5 डिग्री का जो एरिया है वो काफी शांत रहता है, इसको हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो ट्रेड विंड्स बह रही हैं ये बिल्कुल इक्वेटर के नजदीक बह रही हैं। तो ट्रेड विंड्स की ही अभी हम लोग बात करने वाले हैं। यही ट्रेड विंड जो है वो पैसिफिक ओशियन के अंदर बहती हैं। यहां पर इस मैप को देखिए, ये एक नॉर्मल मैप है जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आखिरकार अल नीनो जो है अगर नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस है, तो उस समय वेदर कैसा रहता है और ट्रेड विंड्स किस तरीके से बहती है। ट्रेड विंड्स मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेड विंड जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ईस्ट टू वेस्ट जो है वो फ्लो करती है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो करती है ये। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, चाहे हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें या फिर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। तो अगर यहां से इस तरफ बह रही है तो हम लोग कहते हैं कि यहां पर हाई प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर बन चुका है और यहां पर जो है वो लो प्रेशर है। और विंड का ये प्रिंसिपल है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। इसको आप लोग इस एग्जांपल समझ सकते हैं कि आप लोगों ने डीओ या परफ्यूम लगाया होगा।
जब हम लोग डीओ या परफ्यूम लगाते हैं तो वो जो सिलेंडर है उसके अंदर हाई प्रेशर से उस हवा को भरा गया है, परफ्यूम को या डीओ को भरा गया है, और जैसे आप लोग ऊपर से प्रेस करते हैं तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक ऐसा ही यहां पर भी होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स आना शुरू हो जाती हैं। इसके साथ में पानी का जो बहाव है वो भी इसके साथ में फ्लो करता है, लेकिन ये कंडीशंस क्या हो जाती हैं, उलट जाती हैं। और जैसे ही ये उलट जाती हैं तो जो हाई प्रेशर उस तरफ था वो हाई प्रेशर इस तरफ बनना शुरू हो जाता है और लो प्रेशर इस तरफ बन जाता है। ठीक है, लो प्रेशर इस तरफ बनेगा, अब हवाएं जो है वो इस तरफ चलेंगी, हवाएं जो हैं वो अब अपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू होती है। और जैसे ही हवाएं बहती हैं तो पैसिफिक ओशियन से जो वेपर है उसको एब्जॉर्ब करके यहां पर बारिश करना शुरू कर देती हैं। ये कौन सी कंडीशन है, ये एल नीनो की कंडीशन है, ध्यान रखना। ये जो कंडीशन है ये एल नीनो की कंडीशन है। जब एल नीनो आता है तो हवाओं का रुख जो है वो विपरीत दिशा में हो जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है और ब्राजील का ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं यहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, अब देखिए भारत जो है वो लगभग आपको इस तरफ दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया की इस तरफ। अब यहां पर अगर भारत है तो हाई प्रेशर यहां पर बन रहा है, तो एल नीनो की जब कंडीशन होगी तो भारत के अंदर सूखा होगा, क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर बन चुका है और ये जो हवाएं हैं वो इस तरफ आ चुकी हैं जिनसे बारिश होनी थी, इसलिए वहां पर सूखा रहेगा। तो एल नीनो कंडीशन भारत के लिए अच्छी नहीं है। जबकि ला नीनो इसके विपरीत होता है कि ये जो गर्म पानी है वो ठंडा हो जाता है और ला नीनो भारत की वेदर के लिए, भारत के एटमॉस्फेयर के लिए काफी अच्छा होता है, उसमें बारिश भी होती है। तो एल नीनो के कारण ब्राजील के अंदर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। आप लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और समझ जाइए। जैसे ही हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो ऊपर उठने के कारण उनको ऊपर जो है वो वेपर जो है वो मिलती हैं। वेपर को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं और जैसे कोई हर्डल आता है, माउंटेन आता है, तो उससे टकराकर वो बारिश करना शुरू कर देती हैं। ये ब्राजील की कंडीशन जो है वो बनी हुई है। थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा यहां पर देखिए कि ब्राजील जो है वो आपके इस वाले एरिया के अंदर है। अब हुआ क्या है एल नीनो की कंडीशन के अंदर कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जो है वो चलना शुरू हो रही है। नॉर्मल के अंदर तो मैंने बताया आपको कि वो राइट टू लेफ्ट जो है वो फ्लो करती है, लेकिन इसके अंदर जस्ट उलट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगी और फ्लो करने के कारण यहां पर जो है उसने बारिश करना शुरू कर दिया। ये पूरा प्रिंसिपल जो है वो कंडेंसेशन के ऊपर काम करता है। इस कंसेप्ट को याद रखना, कंडेंसेशन जो है इसके ऊपर वर्क करता है। आप लोग इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि एक पतीले में आप लोगों ने गर्म पानी जो है उसको चढ़ाया है और गर्म पानी होने के बाद वो उबलना शुरू कर देता है और ऊपर जो है वाष्प बनकर उठने लगता है। लेकिन उस वाष्प को वापस से पानी में बदलने के लिए हम उसके ऊपर एक ढक्कन या फिर अपना हाथ रख देते हैं, तो वो जो हवा है वो हमारे हाथ से टकराकर यहां पर बूंदे बनाना शुरू कर देती है और वही बूंदे जो है वो पानी का रूप है और वो जब बूंदे भारी हो जाती हैं तो वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा ही बारिश के कारण भी होता है। बारिश की कंडीशन में क्या होता है कि जो वेपर है वो ऊपर उठती है, ऊपर जाकर कंडेंसेशन होता है। जो ऊपर बादल है वो ढक्कन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कंडेंसेशन होता है तो बारिश की बूंदें भारी होने के कारण ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती हैं और बारिश होती है। तो ब्राजील के अंदर अभी जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं उसका मेन रीजन एल नीनो है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल कंसेप्चुअल जो है वो हम लोगों ने समझा है, बिल्कुल मेन रीजन पर पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हम लोगों ने बात की है। आई होप आप लोगों को ये चीजें जो है बहुत क्लियर हो चुकी होंगी। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत के लिए एल नीनो ज्यादा फायदेमंद है या फिर ला नीनो ज्यादा फायदेमंद है। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, आप हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। मैंने इसमें 75 टेक्निक्स ऐसी बताई हैं जिससे आप लोग पोर्नोग्राफी से काफी दूर रह सकते हैं और अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा जो है बढ़ा सकते हैं, ताकि वही कंसंट्रेशन, फोकस जो है आपको किसी एग्जाम को क्लियर करने में, बिजनेस को बहुत एनहेंस करने में हेल्प करेगा। और कई बार आप लोग शिकायत करते हैं कि सर हम एग्जाम के अंदर 2, 3, 5, 10 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो ये जो गैप बनता है इस गैप को हम लोग खत्म कर देंगे, लेकिन पहले आपको आदतें अच्छी सीखनी पड़ेंगी। स्टडी ग्लोज आप लोग कूपन कोड को यूज कीजिएगा, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स मिलेगा और आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।